नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? जिन बच्चों का आज एग्जाम था, कैसा गया एग्जाम, एक बार कमेंट में लिखकर बताइए। अभी के जो क्वेश्चन आप देखेंगे या जो क्वेश्चन मैंने आज देखे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, इनको देख के जो लगता है जो है वो, उसमें आप अगर इसका लेवल देखें तो ये इजी से मॉडरेट के बीच में बहुत से क्वेश्चन इजी ही हैं। मॉडरेट में 2-3-4 क्वेश्चन ही हैं जो मॉडरेट लेवल तक गए हैं, बाकी आपके इजी ही क्वेश्चन आए हैं। यानी कि जिन बच्चों का आज एग्जाम था, आज की शिफ्ट में एग्जाम था, प्रॉपर क्लासेस आपने ली हैं, आप हर दिन क्लास में आए हैं, एसएससी मेकर परिवार के साथ शुरू से अगर जुड़े हैं तो यकीन मानिए आज का शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना हो पाया होगा। स्टैटिक की मैं बात कर रहा हूं, जो मैराथन आपको कराई गई थी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिले हैं, जो क्लासेस हैं उनसे एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, चाहे वो कोई सा सेक्शन हो। याद रखना, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी हुई हैं, और अभी भी आप लोगों के लिए, जिन बच्चों के आगे एग्जाम होने हैं उनके लिए जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर चल रही हैं। तो इन सभी के साथ आपको जुड़ना है, जिन बच्चों का आगे आने वाले एग्जाम में, आने वाले समय में एग्जाम है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है, जो भी आप जो एनालिसिस की क्लास है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार के टॉपिक को आपको और देखना है, किस प्रकार के टॉपिक और आपके एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं, जिनसे जो है आप या जिस के आधार पर आप अपनी तैयारी को और आगे जो है ठीक से कर पाएंगे। आयुष, रुमन, रुचि, टीना, स्नेहा, चलिए बहुत अच्छे। कमेंट में लिखकर बताइए जिन जिन बच्चों का आज का एग्जाम था, कैसा गया तुम सबका आज का एग्जाम। चलिए पहला क्वेश्चन है, रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा जिसे कहते हैं। आपको बताना है किसकी? ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है किसकी, ये आपको बताना है। इसी तरह से एक बुक है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। यकीनन आने वाले समय में जो आपके एग्जाम होंगे इनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाने वाला है। इसके अलावा सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी बुक है ये आपको बताना है। एक है आपकी टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी बायोग्राफी है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। एक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये बुक्स किन किन की हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। जो रेस ऑफ माई लाइफ है ये किसकी है? ये है मिल्खा सिंह जी की। किसकी? मिल्खा सिंह। याद रखिएगा, जो मिल्खा सिंह हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फ्लाइंग सिख, किस नाम से? फ्लाइंग सिख नाम से भी जाना जाता है। देखो इनसे क्वेश्चन है कई बन सकते हैं, पर एक क्वेश्चन जो हो सकता है आपके एग्जाम में आए, जिसके चांसेस हैं, इनके मतलब इनके जो वो है, मतलब सॉरी, इनके बेटे हैं जो गोल्फ खेलते हैं, उनका नाम क्या है? इनके जो पुत्र हैं जो गोल्फ खेलते हैं उनका नाम क्या है? ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, अभी लिखकर बताइए। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की है। किसकी है? युवराज सिंह। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। किसकी? सचिन तेंदुलकर। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये है कपिल देव। किसकी? कपिल देव की ये बुक है। सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी है? ये है सौरभ गांगुली की। किसकी? सौरभ गांगुली की, ये याद रखिएगा। एक बुक और है सनी डेज, ये किस क्रिकेटर की है? सनी डेज जो बुक है ये किस क्रिकेटर की बुक है ये बताना है। बताओ जरा। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? एक है बच्चों ने बताया करगम, एक नृत्य और होता है कर्मा। अगर आपके एग्जाम में कर्मा नृत्य आया है, ये जो लोक नृत्य है ये कहां का है? कर्मा। जो कर्मा लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का है। कहां का है? जो कर्मा लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का है, ये आपको याद रखना है। करगम लोक नृत्य की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, जो करगम लोक नृत्य है ये कहां का है? ये है तमिलनाडु का। कहां का है? ये है तमिलनाडु का, ये आपको याद रखना है।
तमिलनाडु के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तमिलनाडु के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो याद रखिएगा, एक आपको याद रखना है कोलाटम। कौन सा याद रखना है? एक आपको याद रखना है कोलाटम। इसके अलावा एक कुंभी, कई जगह कुंभी कई जगह कुंभी मिल जाता है, याद रखना। दोनों के लिए जो शब्द, जो दोनों जो लोक नृत्य हैं ये कहां के हैं? ये हैं तमिलनाडु के, ये याद रखिएगा। एक है करगट्टम। कौन सा? करगट्टम, ठीक है। कौन सा? एक है आपका करगट्टम, ये आपको याद रखना है। अरे ऐसे कैसे समझ, ये राइटिंग तुमको समझ में नहीं आ रही? अरे ऐसा ना करो, इतनी बेइज्जती नहीं चाहिए, है ना। सही सलामत तो है। अच्छा, हो सकता है थोड़े और ठीक से लिखूंगा। चलिए, पूर्णिमा गोस्वामी, अरे बेइज्जती कर दी है यार तुम। देखो सनी डे जो है ये किसकी है? ये सुनील गावस्कर की है। किसकी? सुनील गावस्कर। किसकी है? ये है सुनील गावस्कर की, ये याद रखिएगा, ठीक। आगे, भारत में जैव आरक्षित केंद्रों की संख्या कितनी है? भारत में जो जैव आरक्षित केंद्र हैं इनकी संख्या कितनी है ये आपको बताना है। पहला जैव आरक्षित केंद्र कौन सा था? पहला जैव आरक्षित पहला जैव आरक्षित केंद्र जो है ये किसे घोषित किया गया था और कब किया गया था ये आपको बताना है। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ठीक, बढ़िया। अच्छा, टोटल जो संख्या है इसकी ये कितनी है? इसकी संख्या है 18। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो जैव आरक्षित केंद्र है इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? जैव आरक्षित केंद्रों में अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, जरा एक बार कमेंट में लिखकर बताओ। चलिए, बहुत अच्छे। है ना, पहला जो जैव आरक्षित केंद्र है ये है नीलगिरी। कौन सा? ये हो जाएगा आपका नीलगिरी। कब? 1986 में। कब? 1986, ये याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में पूछा, वर्तमान में 18 हैं। मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर्म उत्पन्न या अर्जित का 25%। जैसे कोई व्यक्ति अगर अर्जित कर लेता है जो भू राजस्व या जो भी धन वो जो है प्राप्त करता है, जैसे नौकरी वगैरह करके अगर कोई धन प्राप्त वो करता है, या अगर खेती वगैरह करके कुछ उत्पन्न करके उसे बेचने के बाद जो धन वो प्राप्त करता है, जो उसकी आय होती है, उसका 25% मराठे लिया करते थे। आपको बताना है कि जो मराठे ये 25% लिया करते थे इसे कहते क्या थे? इसे कहा जाता था चौथ। क्या कहते थे? इसे कहा जाता था चौथ। चौथ मतलब 1/4, है ना। 100% का 25 जो है ये क्या है? 25%। ये क्या है? ये 1/4 ही तो है, और इसी को कहते थे चौथ। क्या बोलते थे? इसे बोलते थे चौथ। मराठों द्वारा जो कर लिया जाता था, 25% जो लिया जाता था, उसे कहते थे चौथ। ये याद रखिएगा। जरा कमेंट में लिखकर बताओगे मराठों के उत्थान के लिए उत्तरदायी कौन था, या मैं ये कहूं मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? ये आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखकर बताइए कि कौन था, ठीक। अच्छा, आगे, 1902 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई? जो 1902 के जो एशियाई खेल हुए थे उसकी मेजबानी करने वाला कौन था? अच्छा, एक बात बताओ, एशियाई खेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जो एशियाई खेल हैं ये पहली बार कब हुए? एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे ये आपको बताना है। एशियाई के साथ साथ आपसे ओलंपिक भी पूछ सकता है। ओलंपिक, पहले ओलंपिक खेल कब हुए और कहां पर? पहले ओलंपिक खेल कब हुए और कहां पर, वर्तमान में या आधुनिक समय में, यह आपको बताना है। शिवाजी महाराज थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहां हुआ, शिवाजी महाराज की मृत्यु कब और कहां हुई, यह आपको बताना है, ठीक है। 1902 जो 2 है इसमें जो एशियाई खेल की मेजबानी की थी ये की थी भारत ने। किस? 1902 नहीं, 1982। क्या है यार, सॉरी, ये 1982 है, माफी चाहता हूं, क्योंकि 1902 तक तो हुए भी नहीं थे। 1982 किसने की थी? ये की थी भारत ने। और ये कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। कौन सा था? ये 9वां संस्करण था, ये याद रखिएगा। कौन सा? 9वां, ठीक है। अच्छा,
अगर बात किया जाए इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जो इलियास खान थे इनका जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है, अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा जो इलियास खान है इनका संबंध है आपका संतूर से, सॉरी सितार से। किससे? इनका जो संबंध है ये सितार वाद्य यंत्र से है। देखो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले स्टैटिक की जो सिर्फ स्पेसिफिक है स्टैटिक उसकी मैराथन कराई थी और उसमें मैंने आपको हारमोनियम वादक, सितार वादक, तबला वादक, है ना, जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको उस क्लास में कराया है। और ध्यान रखना उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तीनों शिफ्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार जाके उस मैराथन को जरूर देख लेना और जो भी शुरू के 10, 20, 25 क्वेश्चन है जिनमें मैंने यही कराया है, बेसिकली वैसे तो आपको पूरा करना है पर आपको लगता है आलसी ज्यादा हो तो उतने जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें जितने भी चीजें मैंने बताई हैं मैंने कहा है स्पेसिफिकली, मैंने कहा है कि आपको उन्हें लिखना जरूर है। लिखने के लिए मैंने कहा है जिन बच्चों ने लिखा है जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इलियास खान का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा ये सितार से है। किससे? तो याद रखिएगा किससे है, ये सितार से है। ठीक, आगे मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, क्वेश्चन का लेवल देखो, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है जो तुम ना कर पाओ। ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन है जो तुमसे ना आता हो या तुमको क्लास में कराया ना गया हो या तुम्हें पता ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ये कितना है, तो याद रखिएगा मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए, अगर फारेनहाइट में पूछा जाए तो याद रखिएगा फारेनहाइट में हो जाएगा आपका 98.44 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 98.44 डिग्री फारेनहाइट, ये याद रखिएगा। देखो याद रखना साइंस में पीएच से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में, यकीनन आएगा, बस तुम्हें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, पल्लवी, स्नेहा, शिवांगी, बहुत अच्छे। अच्छा अगला क्वेश्चन, सेडोंग प्रांत की सोने की खान कहां स्थित है? भारत में सोना कहां से प्राप्त होता है? जो भारत है, भारत में जो सोना है यह कहां से प्राप्त होता है? भारत में सोना या सोने की खदान, भारत में सोने की खान कहां कहां पर है, कौन कौन सी हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा क्या हो जाएगा। देखो ऐसा है, पहले दिन पे क्या मैरिट जाएगी क्या नहीं जाएगी कह पाना भारी काम है। क्यों भारी है? इसलिए भारी है क्योंकि अगर देखा जाए तो पहला ही एग्जाम हुआ है, अभी और एग्जाम होने दो तब जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा कर्नाटक में, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर यह पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में, किसमें? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये सोना कहां से प्राप्त करते थे, ये जो सोना है ये कहां से प्राप्त करते थे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। सेडोंग प्रांत की सोने की खान कहां पर है? जो सेडोंग प्रांत है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा जो सेडोंग प्रांत है ये है चीन में। कहां पर? चीन में, ये याद रखिएगा। कमेंट में लिखकर बताओ जो चीन है, जो चाइना है, कमेंट में लिखो चाइना की राजधानी क्या है, चाइना की मुद्रा क्या है, चाइना की राजधानी और चाइना की मुद्रा क्या है। भारत और चीन, भारत और चीन इनके बीच जो सीमा रेखा है, मतलब हमारी चीन के साथ जो सीमा रेखा है, यह जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरी चीज, भारत और चीन के बीच कितने राज्य सीमा लगाते हैं, मतलब कितने राज्य हैं भारत के जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं। राज्य, सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं लिखो, राज्य लिखो जो सीमा लगाते हैं। एक बार कमेंट में यह लिखकर बताओ कि सबसे ज्यादा सीमा भारत किसके साथ लगाता है, सबसे ज्यादा सीमा जो है स्थल सीमा भारत किसके साथ शेयर करता है ये बताना है। ये हो जाएगी आपकी मैकमोहन, ये हो जाएगा आपका कर्नाटका, जो सिंधु सोना है ना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, आगे मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? जो मैग्नस कार्लसन है ये किस खेल से संबंधित है? अच्छा एक बात बताओ, डूरंड जो रेखा है ये किन किन के बीच है? जो डूरंड रेखा है ये किन के बीच है? और रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ है ये किस किस के बीच में है ये आपको बताना।
अब मैग्नस कार्लसन की बात मैं अगर करूं तो याद रखिएगा ये शतरंज के प्लेयर हैं। किसके हैं? ये शतरंज के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाने वाला है यकीनन वो ये कि ये किस कंट्री से हैं। ये शतरंज के प्लेयर हैं और किसके और कहां से हैं? तो याद रखिएगा ये हैं नॉर्वे से। कहां से? नॉर्वे से। नॉर्वे से याद आया नोबेल प्राइज। क्या याद आया? नोबेल प्राइज। ये भी पूछा जाएगा, स्टैटिक में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ये नोबेल प्राइज। कमेंट में लिखकर बताओ इसकी शुरुआत कब हुई, कहां पर ये दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, सबसे अंतिम क्षेत्र कौन सा है जो इसके साथ जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है पाक और अफगानिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान। ठीक, ये याद रखना। रेड क्लिफ है, ये है आपकी इंडिया और पाक। किसकी? जो रेड क्लिफ है ये है इंडिया और पाक के बीच, तो ये याद रखिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है 1885 में। कहां पर? 1885 में। पहला जो अधिवेशन है ये कहां पर हुआ है ये आपको बताना, वो जगह बतानी है जहां पर इसका पहला अधिवेशन हुआ है। ये जो अधिवेशन हुआ था प्रथम, इसमें जो प्रतिनिधि थे कितने थे? तो याद रखिएगा 77 प्रतिनिधि। जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा 72, माफी चाहता हूं, कितने? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ये याद रखिएगा। अर्थशास्त्र आखिरी है क्षेत्र जो नोबेल प्राइज के साथ जुड़ा है, टोटल 6। वो टोटल 6 कौन कौन से हैं ये बताना है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसने की है? तो याद रखिएगा WC बनर्जी। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके कौन है? कौन से? पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसके कौन है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। पहली महिला, ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे आपके। पहली महिला कौन है जिसने इसकी अध्यक्षता की है? पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है सबसे लंबे समय तक? सबसे लंबे समय तक जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय था डफरिन। और याद रखना ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यकीनन पूछेगा, याद रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया था? खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है ये किस वंश द्वारा करवाया गया है ये आपको बताना है। बताओ जरा किसके द्वारा कराया? सबसे लंबे समय तक थे अबुल कलाम आजाद। पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, पहले थे WC बनर्जी। पहली महिला थी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। पहले यूरोपीय कौन थे? पहले यूरोपीय कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया है? तो याद रखिएगा यह है चंदेल वंश द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंश द्वारा जो है ये कराया गया है, ये आपको याद रखना है। चंदेल वंशों ने इसका जो निर्माण है ये कब से किस समय के बीच किया है? 1950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच। 1950 से 1050, लगभग 100 सालों में ये जो चंदेल मंदिर हैं इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये किसे समर्पित हैं तो याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को जो है ये समर्पित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ाने की बात करती है? जो संविधान है, संविधान में जो प्रस्तावना है ना, कमेंट में लिखकर बताओ जो प्रस्तावना है इसको इंट्रोड्यूस, भारत में जो संविधान सभा है उसमें इंट्रोड्यूस किसने किया था ये बताना है। ठीक है, कब किया था ये बताना है। किस संविधान से लिया है? तो USA से लिया है। इसकी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं? अगर पूछा जाए लैंग्वेज किससे ली है तो याद रखिएगा इसकी जो लैंग्वेज है ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले समय में आपसे पूछे जाने वाले हैं। प्रस्तावना के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें संविधान संशोधन जो है कितनी बार हो चुका है? तो एक बार हुआ है। और कब हुआ है? तो यह हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या क्या इसमें जोड़ा गया है?
तो याद रखिएगा जोड़ा इसमें गए हैं तीन शब्द जोड़े गए हैं, जिनमें से एक है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। एक है अखंडता, ठीक है, और एक है समाजवादी। क्या है? एक हो जाएगा आपका समाजवादी, ये याद रखिएगा। किस प्रकार की बात को बढ़ावा देने की ये बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा ये बात कर रहे हैं बंधुत्व को बढ़ावा देने की। किसकी? बंधुत्वता। किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं बंधुता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये याद रखिए। मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। मोपिन त्योहार जो है ये कहां का है? याद रखिएगा जो मोपिन त्योहार है ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का ये है, तो ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के दो नृत्य आपको जरूर याद रखने, दो मैं बता दे रहा हूं, तीसरा आपको बताना है। एक तो आपको बिहू याद रखना है, ये लोक नृत्य। एक आपको याद रखना है सत्रिय, ये शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा कोई और आपको पता है नृत्य? बताओ। सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश के नहीं, ये दोनों आसाम के हैं, ठीक है। ये आसाम के हैं, ये आपको याद रखना है। किसके? आसाम के ये हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति आपको याद रखनी है, और वो जनजाति क्या है? वो है अपातनी। क्या नाम है उस जनजाति का? जो बहुत बार एमटीएस में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो है अपातनी को लेके, ये याद रखिएगा। बिहू और सत्रिया आसाम के हैं। अच्छा हाँ, सत्रिया से एक चीज और याद आई, सत्रिया से पूछता है इसके प्रतिपादक कौन थे और कौन इसके संस्थापक थे, किसने इसे शुरू कराया था? तो याद रखिएगा ये थे शंकर देव। और किस मत को ये मानते हैं? तो याद रखिएगा वैष्णव मत को मानते हैं। किसको? वैष्णव मत को ये मानते हैं। अगला, गबरी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की कौन सी जनजाति करती है? पूछ रहा है गबरी, हाथीमाना और गैर नृत्य ये राजस्थान की कौन सी जनजाति करती है? तो याद रखिएगा इसके लिए आंसर हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भील, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और जो आपको यहां याद रखनी है, या बात करूं मैं, तो याद रखिएगा जो राजस्थान है, राजस्थान की कोई 2 या 3 जनजातियां कमेंट में लिखकर बताओ। राजस्थान की कोई 2 या 3 जनजातियां, 2 या 3 लोक नृत्य, 2 या 3 लोक नृत्य, 2 या 3 जनजातियां आपको राजस्थान की कमेंट में लिखकर बतानी है, ठीक है। अच्छा, आगे चट्टानों का वर्गीकरण पूछा था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा चट्टान नहीं है। देखो चट्टानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका आग्नेय, ठीक है, एक है आपका अवसादी, और एक है आपकी रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है। ये 3 ही चट्टान है। इसके अलावा चौथा जो भी आपके में ऑप्शन होगा, चाहे वो रेडियो चट्टान ऐसा कुछ करके था एक चौथा ऑप्शन, वही गलत है, ठीक है। ये याद रखिएगा। कालवेलिया नृत्य है कहां का? राजस्थान का, ठीक है, याद रखना। यहां देखो, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक या प्रथम चट्टान भी कहते हैं। जो आग्नेय चट्टाने हैं इन्हीं को प्रथम चट्टाने भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन चट्टानों का जो निर्माण है यह किससे हुआ है? यह हुआ है लावा या मैग्मा से। किससे? लावा या मैग्मा से ये चट्टानें बनती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये याद रखिएगा। अगर इस चट्टान के लिए, या मतलब जो आग्नेय है, इसके लिए एग्जाम्पल देखा जाए कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है, ये भी आपसे पूछेगा, और बेसाल्ट। ये जो एग्जाम्पल हैं ये पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि इनमें से कौन सी कायांतरित चट्टान है, कौन सी अवसादी चट्टान है, कौन सी आपकी आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं अवसादी चट्टान की बात करूं तो ये अपर्दन या अवसादों के द्वारा, किसके? अवसादों से ये निर्मित होती है, अवसादों के जमा होने के कारण या एकत्रित होने के कारण। एकत्रित होने के कारण जो है इसका निर्माण होता है। अगर इसके लिए एग्जाम्पल देखे जाएं कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा जैसे बलुआ पत्थर,
जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है, जैसे आपका चूना पत्थर। ये क्या है? ये है आपके अवसादी सेल। भाई अगर मैं रूपांतरित सेल की बात करूं तो याद रखिएगा तापमान, दबाव व ताप दाब व आयतन के कारण जो भी चट्टान है या जो भी संरचना है के कारण संरचना में परिवर्तन, संरचना व गुण धर्म में, संरचना व गुण धर्म में जब परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कोई चट्टान थी जिसके गुणधर्म अलग थे, लेकिन दबाव के कारण जो है उसके गुणधर्म बदल गए। जैसे जैसे जीवाश्म में, जीवाश्म दब के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दब के कोयला हुआ, कोयला दब के आगे मतलब बहुत टाइम तक दाब और ताप उस पर लगता है तो उससे वो हीरा हो जाता है ना, रूप चेंज हो जाता है। हालांकि वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि जो रूपांतरित चट्टान है उसका कहने का मतलब क्या है। जैसे कोई चट्टान है वो दब गई, बहुत लंबे समय तक उस पर तापमान दबाव जो पड़ा है जिसके कारण उसके जो गुणधर्म और संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाए, वो कहलाती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जैसे आपकी सिस्ट, जैसे आपकी नीस, जैसे आपकी सिस्ट, नीस, मार्बल यानी संगमरमर, ठीक है, और क्वार्टजाइट, ठीक है, और भी हैं पर ये याद रखना। केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? जो केंद्रक है ये किस कोशिका में पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो केंद्रक जो है ये किस में पाया जाता है? याद रखिएगा जो केंद्रक है, केंद्रक पाया जाता है आपका किस प्रकार की कोशिका में? एक है आपकी यूकैरियोटिक, एक है आपकी प्राकैरियोटिक। याद रखिएगा ये यूकैरियोटिक, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाई जाती है। जरा कमेंट में लिखकर बताओगे कि जो कोशिका है इसकी खोज किसने की और कब की? सुबह मैंने बताया था, ठीक। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा ये देखिए 16 महाजनपद के लिए ये है। बेसिकली आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था कि इनमें से कौन सा 16 महाजनपद का भाग नहीं है या इनमें से कौन सा 16 महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता। तो 16 महाजनपद जरूर याद रखना और इनकी राजधानियां जरूर याद रखना। 16 महाजनपद याद रखने और इनकी राजधानियां याद रखनी है, ठीक है। इसके याद रखिएगा। अभी आपको दूसरा कहां है, देखो पहले ये देखो कौन सी है, जैसे अंग है ना, एक और है वो मैं भेज देता हूं, शायद मुझे लगता है गई नहीं। हाँ देखो इन 16 महाजनपदों के बारे में एक बार देख लो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंग जो है इसकी राजधानी है चंपा, मगध की है गिरिबज पाटलिपुत्र, काशी की है वाराणसी या बनारस, बत्स कौसाम्बी, बज्जी वैशाली, चेदी शक्तिमती, पंचाल अहिसर्त कामपिल्य, मल्ल कुशावती, अवंती उज्जैन महिष्मती, कौशल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटली या पोतन, गांधार तक्षशिला। गांधार कौन सी है? गांधार हो जाएगी आपकी, गांधार की हो जाएगी तक्षशिला। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएंगी, पूछी जाएंगी, आज पूछी गई हैं, बाद में भी पूछी जाएंगी। रॉबर्ट आगे क्या, ब्राउन या हुक? सुबह दो बताए थे ना, दोनों का नाम रॉबर्ट था, दिक्कत है ब्राउन या हुक में, क्या है ये बताना है। 1990 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया है? इस तरह के क्वेश्चन मैंने स्टैटिक में कराए हैं, आपके स्टैटिक में क्वेश्चन इस तरह के कराए हैं और वहां आपके लिए एग्जाम में दिखाई देंगे, ठीक है। 1990 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण जो है ये किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा जो पद्म भूषण है ये दिया गया है आपका बैपति चिन्ना। क्या नाम है इनका? नाम है बैपति चिन्ना।
दिखा क्या है, इनका नाम है बैपति चिन्ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक, आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ये विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरता है? तो याद रखिएगा ये घेरता है 2.4%। कितना? 2.4%। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वें। और भारत से पहले 6 कौन कौन है? कमेंट में लिखो 6, इससे पहले जो 6 है वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है ये इसके लेखक कौन है? आपसे पूछा जाता है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मिसाइल मैन। ठीक है, इनकी और बुक है, जैसे एक है इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, एक है इंडिया 2020। ठीक, ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये बुक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे एक्ट 17 किससे संबंधित है? जो आपका आर्टिकल है, सॉरी एक्ट नहीं है ये आर्टिकल है। ठीक, जो आर्टिकल 17 है ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, आपने भी, आप भी कर ही लेंगे। दिक्कत है आपको इससे पहला बेपति चिन्ना वाला जो क्वेश्चन है उस तरह के, सितार वादक है ना, संतूर वादक, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको जो 11 बजे वाली क्लास है उससे जुड़ना पड़ेगा। कहीं ऊट पटांग से क्वेश्चन मैं ही कराता हूं सुबह वाले में। अधिकतर बच्चे 2-4 क्वेश्चन करने के बाद भग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हे भगवान ये क्या है। फिर जब एग्जाम आता है और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब उन्हें भी लगता है कि हे भगवान ये क्या है। क्यों? क्योंकि क्लास उन्होंने ठीक से की नहीं। आपने इससे पहले अगर वो क्लासेस की हैं, नहीं की हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं अगर नहीं की हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े, ऐसे क्वेश्चन जिनसे जो है आपके सिर में दर्द होता है। लेकिन इसे कौन नहीं कर पाएगा? अस्पृश्यता का अंत है ये, अनटचेबिलिटी है ना, इसे सब करेंगे, तुम भी करोगे। मेरिट तो वहीं बनेगी, मेरिट कहां बनेगी? मेरिट यहां पर बनेगी। इस तरह के क्वेश्चन पर बैपति चिन्ह जो इसे सही करके जाएगा वही बल ले जाएगा, है ना। यह बनेगी आपके जो बुक्स वाले जो क्वेश्चन है उन पर, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, सितार वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक, है ना, हारमोनियम वादक, और वो होता है आपका क्या है वो तो सहनाई वादक। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। 1998 में किसे पद्म श्री मिला है, किसे पद्म भूषण मिला है, संगीत नाटक अकेडमी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो कर पाएगा वही आगे जाएगा ना। ये तो क्वेश्चन सभी कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी को भी, हर किसी को रटे पड़े हैं ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन को लगा के तीर मार के तुमको लगता है कि वाह बहुत अच्छा कर लिया, तो मुझे तो नहीं लगता। क्यों? सब ये क्वेश्चन करके आएंगे। दिक्कत वहां पर है, मारकाट वहां हो रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी थी? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि जो 2011 की जनगणना है इसके मुताबिक जो साक्षरता दर है ये कितनी है। इसके अनुसार जो साक्षरता दर है ये कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ जरा कितनी है। ठीक, दिल्ली की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी जो साक्षरता दर है जो दिल्ली की है 86%। कितना? यह है आपका 86%। आर्टिकल 34 जो है वो सशस्त्र सेना बलों से संबंधित है। किससे? सशस्त्र सेना बल से जो है वो संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये कितनी है? ये है 86.2%। ठीक है, कितनी है? 86.2, 80 नहीं 86। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? देखो, स्वराज पार्टी जो है इसका गठन हुआ है 1923 में, जब सबने अवज्ञा आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन है उसे चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये जो आंदोलन है इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको इनसे क्वेश्चन जो आएंगे ध्यान रखना। चौरी चौरा कांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, आपका सविनय अवज्ञा कब हुआ, चंपारण कब हुआ, खेड़ा कब हुआ, कब अहमदाबाद मिल आया, कब आपका रोलेट एक्ट हुआ, ये सभी, कब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, कब कैबिनेट मिशन आया, कब पेवेल प्लान आया, कब अगस्त ऑफर आया, ये सभी याद रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने और ये आपको याद रखना। ठीक है, इस समय जो अध्यक्षता है या फिर किसने
जो है इसे मिलकर इसकी स्थापना की थी, तो यह की थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। जो सीआर दास थे याद रखिएगा ये बने थे अध्यक्ष, और जो मोतीलाल नेहरू हैं ये बने थे इस संगठन के सचिव। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो साक्षरता है ये है केरल की, और याद रखिएगा केरल का ही लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। केरल का ही जो लिंगानुपात है ये क्या है? ये भी इसका सर्वाधिक है, तो ये याद रखिएगा क्या है? ये भी इसका सर्वाधिक है। आगे, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो भरतनाट्यम है यह शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन कौन से? कमेंट में लिखकर बताओ। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन कौन से? कमेंट में लिखो। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कहां का है? ये है आपके तमिलनाडु का। नोंग क्रेम नृत्य जो है ये किस राज्य से है? नोंग क्रेम नृत्य जो है ये किस राज्य से है? याद रखिएगा ये है मेघालय से। किससे? ये है मेघालय से। एक और जो आपको याद रखना है त्योहार महोत्सव, वो है आपका हॉर्नबिल। याद रखिएगा इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। किस राज्य से संबंधित है बताओ। अच्छा, आप पूर्व का कुंभ किसे कहते हैं? पूर्व का कुंभ, कुंभ ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं बताओ। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये हैं संतूर वादक। ये सभी मैंने आपको कुछ अगर देखा जाए ना तो पिछले 10 दिन की क्लासेस भी अगर देखोगे ना तो आज के जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए ना उनमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको पिछली 10 दिन की क्लास में मिल जाएंगे। मात्र 10 दिन की क्लास में अगर आपने किया होगा अच्छे से तो। बाकर कप जो है ये किससे संबंधित है? ये तो 2-3 दिन पहले ही कराया मैंने, गोल्फ से। किससे? गोल्फ से संबंधित है। मैं यहां कह रहा हूं इससे पहले मैंने नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है वो मैंने नहीं कराया, वो भी मैंने कराए अभी पिछले लास्ट के 10 दिन में देखोगे तो मिल जाएंगे, है ना। बाकर कप जो है ये किससे है? ये गोल्फ से है। अच्छा एक बात बताओ, आगा खां कप और आगा खां गोल्ड कप, आगा खां कप और आगा खां गोल्ड कप, ये जो दोनों कप हैं ये किससे संबंधित हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक है आपका डूरंड कप, है ना, और एक है आपकी दिलीप ट्रॉफी। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मानेगा ही नहीं, एग्जामिनर पूछकर ही मानेगा। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो। पूर्व का कुंभ है अंबुबाची मेला को, ठीक है, कहां पर लगता है बताओ जरा। कौन सा विटामिन आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? तो यह है विटामिन ए। इसका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनका रासायनिक नाम क्या क्या है ये बताना। B12 का भी बताओ, ठीक है, और B1 का भी बताओ, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा ये होता है रतौंधी, है ना। किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जीतल सिक्के का प्रचलन किया? ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट का शायद, है ना। किस सुल्तान ने चांदी के टका, जो चांदी के सिक्के थे जिसे टका कहते थे, और तांबे के सिक्के जिसे जीतल कहते थे, ये चलवाए थे इल्तुतमिश ने। किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे इल्तुतमिश ने, ये याद रखिएगा। जोवियन ग्रह कौन से हैं? जैसे ये है सूर्य, है ना, ये है आपका मरकरी, वीनस, मार्स, सॉरी अर्थ, मार्स, और यहां के बाद यहां पर क्या है? यहां के बाद है ये क्षुद्र ग्रह क्यूपर बेल्ट, केपलर बेल्ट, सॉरी, है ना। इसके बाद है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो ग्रह हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं जोवियन, जोवियन ग्रह। और ये ग्रह जो है इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पार्थिव ग्रह। जो ग्रह ठोस है ये पार्थिव है, जो ग्रह गैसों से बने हैं उन्हें जोवियन या गैसीय ग्रह कहते हैं, ये याद रखिएगा। कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह? ये आपके एग्जाम में था, तो ये जो है ये जोवियन ग्रह है, ये याद रखना, ठीक है। साबुन की आर्द्रता को कम करने के लिए किसे मिलाते हैं? जो साबुन है वो जो है सूखे ना, सूखने से बचाने के लिए उसमें, मतलब बहुत जल्दी ना सूखे, उससे बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं?
उससे बचाने के लिए इसमें मिलाते हैं ग्लिसरीन। क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं ग्लिसरीन। ठीक है, ये याद रखना। साबुन का फॉर्मूला हो सकता है एग्जाम में आ जाए, साबुन का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, कई बार कराया। साबुन बनने की प्रक्रिया मैंने बताई है क्लास में, कैसे बनती है। अगर नहीं देखी है तो देख लेना एक बार। पट्टदकल के जैन मंदिर किसने बनवाए हैं? पट्टदकल के जो जैन मंदिर हैं ये बनवाए किसने हैं? तो याद रखिएगा, जो पट्टदकल के जैन मंदिर हैं ये बनवाए हैं चालुक्यों ने। किन्होंने? चालुक्यों द्वारा ये बनवाए गए हैं। पट्टदकल है कहां पर? तो ये है कर्नाटक में। कहां पर है? ये है कर्नाटक में। देखो जो क्वेश्चन है मैंने कहा था पूछ सकता है, और आज की शिफ्ट में पूछे भी गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा, अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन जो इससे आप लोगों के लिए बनेगा, या तो ये रिपीट होगा या फिर ये बनेगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। या तो ये रिपीट होगा या ये पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। याद रखिएगा, इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, मतलब भारत की बुलबुल। बुलबुल इन्हें गांधी जी प्रेम से कहते थे। ठीक है, भाई सरोजनी नायडू के बारे में आपको एक चीज और जो याद रखनी है वो ये ब्रोकन विंग इनकी बुक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इनसे बनेगा, वो ये कि ये यूपी की गवर्नर रही हैं। किसी भी भारतीय राज्य की गवर्नर रहने वाली पहली महिला यही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ है? जो मानव है यह कौन से युग, कौन से काल में उत्पन्न हुआ है, यह पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जो मानव है यह पुरा पाषाण काल का है। किसका? पुरा पाषाण काल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसका हो, तो एक याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। देखो इतिहास को 3 कालों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक, जिसमें ना लिखने की सुविधा है और ना पढ़ने की सुविधा है, दोनों ही नहीं है। दूसरा है आपका ऐतिहासिक, जिसमें आद्य ऐतिहासिक, जिसमें लिपि है लेकिन जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जैसे सिंधु सभ्यता। ठीक है, इससे बाद आती है आपकी ऐतिहासिक, जो वैदिक काल से शुरू होती है, जहां लिपि भी मौजूद है और उसे पढ़ा भी गया। ठीक है, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? एफआरबीएम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यह है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एंड बजट मैनेजमेंट, यह आया था 2003 में। बेसिकली ये 2003 में पारित हुआ है, लेकिन इसे अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे आपके 2002 या शायद 2000 के समथिंग, वो इन्होंने प्रस्तुत किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, उन्हीं की सरकार में ये आया है, ये याद रखिएगा। ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन। अब अश्विनी सर आपको कराएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अश्विनी सर आ रहे हैं, तो एक बार जो है आप करंट अफेयर के क्वेश्चन अश्विनी सर से देख लीजिएगा।